गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का थर्ड चैप्टर जंतु एवं उनका पोषण एक्सप्लेन कर रही हूँ। भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत ऊर्जा है। यह हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर की पुरानी एवं नष्ट होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। आपको पता है कि भोजन करने से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कैसा रहता है, थका हुआ और कुछ काम करने का मन नहीं करता। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और फिर हम खेलना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिली? भोजन से। इनके कारण ऊतकों की मरम्मत का कार्य लगातार चलता रहता है। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं संचालन के लिए अति आवश्यक हैं। जंतुओं में पोषण। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इन्हें भोजन उत्पादक प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। जंतु परपोषी होते हैं क्योंकि भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं। अतः जंतुओं को भोजन अथवा बने बनाए भोजन के बृहद स्रोत की आवश्यकता होती है। आपको पता है जानवर स्वयं खाना नहीं बना सकते, इसलिए वे या तो पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, और या फिर जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जंतु होते हैं तो वे पौधे, पत्तियां, फल आदि खाते हैं और जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो दूसरे जंतुओं का मांस खाकर अपना पेट भरते हैं। हमें जंतुओं से दूध उत्पाद, अंडे, मांस आदि प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो पौधों तथा जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। पोषण। भोजन को प्राप्त करना तत्पश्चात शारीरिक वृद्धि अथवा मरम्मत आदि के लिए उपयोग करने की संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषण तथा परपोषण। लेकिन परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण का अर्थ ठोस भोजन ग्रहण करने से है। अधिकांश जंतु अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, फिर इस भोजन को सरल पदार्थों के रूप में विखंडित कर देते हैं। विखंडित मतलब तोड़ दिया जाता है, जिनका अनंतर शरीर की कोशिकाओं द्वारा अपशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, जो हमारा पाचित खाना होता है वो कोशिकाओं के द्वारा अपशोषित कर लिया जाता है, और जो अपचित खाना होता है तथा अनअपशोषित खाना होता है वो भोजन बहिक्षेपण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य तथा बिल्ली, कुत्ता, मछली, अमीबा आदि जैसे अधिकांश जंतु इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सबसे सरल जीव है। कुछ अमीबा नग्न आंखों के द्वारा भी देखे जा सकते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अमीबा जेली की गोली के समान दिखाई देता है। अमीबा जलीय वातावरण में अपनी कोशिका कला और कोशिका द्रव्य को उभार कर धीरे धीरे गति करता है। ये उभार पादाभ या कूटपाद कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर अमीबा का चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अमीबा इस टाइप का होता है, जेली के समान। पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पोषण की सभी क्रिया अमीबा की इसी एक कोशिका द्वारा संपन्न की जाती है। अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, अंतर्ग्रहण। अमीबा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण के लिए कूटपादों का प्रयोग करता है। जब अमीबा खाद्य पदार्थ जैसे छोटे प्रोटोजोआ आदि के पास पहुंचता है तो कूटपादों खाद्य पदार्थ के चारों ओर फैला देता है। ये देखिए, ये अमीबा का डायग्राम है। इसमें ये क्या है? केंद्रक। अब ये भोजन, ठीक है। अमीबा भोजन के पास है तो ये क्या करेगा? अपनी सूडोपोडिया को भोजन के चारों ओर फैला देगा, ठीक है। शीघ्र ही खाद्य पदार्थ कूटपाद द्वारा पूर्ण रूप से घिर जाता है और खाद्य पदार्थ कोशिका के अंदर एक थैली में बंद हो जाता है। ये देखिए, एक थैली में ये बंद हो गया, जिसे खाद्य इक्तिका कहते हैं। खाद्य इक्तिका को अमीबा का अस्थायी आमाशय समझा जा सकता है। नेक्स्ट है पाचन। खाद्य पदार्थ को छोटे एवं विलेय पदार्थों में विखंडित करने के लिए खाद्य इक्तिका विशेष पाचन रसायनों का स्रावण करती है। ये पाचन रसायन एंजाइम कहलाते हैं। इस प्रकार अमीबा में पाचन खाद्य इक्तिका में होता है। अवशोषण। खाद्य इक्तिका में उपस्थित पाचित खाद्य पदार्थ विसरण द्वारा अमीबा के जीव द्रव्य में अवशोषित हो जाता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह खाद्य पदार्थ पूरी कोशिका में फैल जाता है और अवशोषण के पश्चात खाद्य इक्तिका समाप्त हो जाती है। जब उस भोज्य पदार्थ का पूर्ण अवशोषण हो गया तो वो क्या होगी? फूड वैक्यूल हमारी समाप्त हो जाएगी। स्वांगीकरण। अमीबा अवशोषित भोजन का प्रयोग दो कार्यों के लिए करता है। अवशोषित भोजन का एक भाग श्वसन द्वारा
ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और शेष भाग कोशिका के नए भाग को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि होती है। वृद्धि मीन्स जिससे अमीबा बढ़ता है। वही 6 पर बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जैसे अपचित भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अप्रयुक्त जल कोशिका झिल्ली द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खाया गया जटिल भोज्य पदार्थ सरल तथा अघुलनशील पदार्थों में विभक्त होता है, वह पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र भोजन के पाचन में विभिन्न अंगों के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 मुख। मुख मीन्स मुंह में लाल ग्रंथियां होती है। लाल ग्रंथियों में से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है जिसे लार कहते हैं। लार हमारे भोजन को पर्याप्त रूप से गीला करने में सहायता करती है। इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम ट्राइलिन कहते हैं। ये पदार्थ आपके भोजन में विद्यमान स्टार्च को शर्करा में विभक्त कर देता है, बांट देता है। यह जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में विभक्त कर देता है। यहाँ पर ये मनुष्य में पाचन तंत्र का डायग्राम दे रखा है। ये देखिए, ये क्या है? यकृत, ये पित्ताशय, ग्रहणी, ये अग्नाशय, ये मलद्वार, ये भोजन नली, इस नली में से ही हमारा भोजन आता है। ये पेट, ये तीली, ये जो है अंदर वाली छोटी आंत और ये बाहर वाली बड़ी आंत। भोजन हमें अच्छा अथवा खराब लगता है क्योंकि हमारी जीभ पर स्वाद कलियां अथवा स्वाद बिंदु होते हैं जो हमें भिन्न भिन्न स्वादों का रस स्वादन कराते हैं। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद बिंदु होते हैं: मीठा, खट्टा, तीखा और कड़वा अथवा नमकीन। नेक्स्ट है ग्रास नली, जहां भोजन को निगलने से पूर्व कई बार चबाते हैं तो निगलने के पश्चात नर्म चिकनी पेशियों के द्वारा दबाव से भोजन पाइप के आकार की एक खोखली ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ईसोफेगस एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ है खाने की वस्तु को अथवा पहुंचाना। आमाशय रारद के आकार का अंग होता है। जैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो पेशीय संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न शक्तिशाली तरंग भोजन को पीछे की ओर धकेलकर आमाशय तक पहुंचा देती है। आमाशय, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है वैसे ही आमाशय की कोशिका अम्लीय रस का स्राव आरंभ हो जाता है। जब भोजन का दबाव आमाशय की तंत्रिकाओं पर पड़ता है तो उद्दीपन के फलस्वरूप और अधिक अम्लीय रस निकलता है। जब भोजन की आमाशय की पेशियों का संकुचन एक विशेष प्रकार के यांत्रिक पाचन का कार्य करता है। यहाँ पेशियां भोज्य पदार्थों को इन अंतःस्रावित अम्लीय रस के साथ निरंतर मथती हैं, जटिल भोजन को उसके सरल स्वरूप में विभक्त कर देती है। छोटी आंत, यह अंग लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास की नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक होती है तथा हमारे अनुमान से भी अधिक अनेक वक्रों वाली कुंडली के रूप में व्यवस्थित रहती है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में बहुत थोड़ी मात्रा में रिसता है। लगभग 5 घंटे तक छोटी आंत में रहता है। यद्यपि कुछ भोजन पहले ही पच जाता है पर अधिकांश भोजन छोटी आंत में ही पचता है। दूसरे शब्दों में भोजन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है तथा छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत की भित्ति का निर्माण करने वाली कोशिकाओं से आंतरिक रस अंतःस्रावित होता है जिसमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक ग्रंथि अग्नाशय से भी पाचक रस स्रावित करती है। यकृत में बाइल अर्थात पित्त नामक एक तरल द्रव उत्पन्न होता है जो भोजन को वसा की सूक्ष्म कणिकाओं में परिवर्तित कर देता है। कुछ समय बाद अधिकांश भोजन छोटी आंत में पच जाता है। पाचन क्रिया के अंतिम उत्पाद के भोजन को पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व रुधिर द्वारा अवशोषित करने योग्य होते हैं। पाचित भोजन में उपस्थित पोषक तत्व छोटी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ से रुधिर कोशिकाओं की एक तंत्र द्वारा इन पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। बड़ी आंत, यद्यपि छोटी आंत की अधिकांश पाचित पदार्थ ही होता है, कुछ जटिल अपचित पदार्थ शेष रह जाते हैं जैसे सेल्यूलोज। यह अपचित ठोस पदार्थ जल अथवा श्लेष्मा के साथ मिलकर बड़ी आंत की ओर अपना रुख करता है। छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ से अपचित ठोस अपशिष्ट पदार्थ एक छोटी नलिका के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस छोटी नली को मलाशय कहते हैं। इसका अंतिम सिरा खुला होता है जिसे गुदाद्वार अथवा मलद्वार कहते हैं। बड़ी आंत का यह नाम इसकी मोटाई के कारण पड़ा है, ना कि इसकी लंबाई के कारण। इसका व्यास लगभग 6.5 सेंटीमीटर होता है जबकि लंबाई इसकी 1.5 मीटर होती है। मनुष्य में श्वसन, ये चैप्टर 2 में एक्सप्लेन कर दी गई है।
तो इसे मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इस चैप्टर को कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।